हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हम भाई एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं। मैंने आपको बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में अभी तक जो आपको टॉपिक करवाए थे उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी को जो यूनिट था उसे कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। जो आपका बायोडाइवर्सिटी का यूनिट था उसमें जो आपके 4 टॉपिक थे, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखिए, अब आपके पास जो यूनिट है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है सेल की। ठीक है, ये आपके बायोलॉजी का बहुत बेस है। जैसे आपका जो सिलेबस है, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। इसमें जो सेल का यूनिट है इसमें 3 चैप्टर है। ठीक है, जो आपका नेम दिया है सेल, ठीक है, जो बुक में मेंशन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बाद इसमें 3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स का। एक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। और एक चैप्टर आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इस तरीके से ये जो है 3 चैप्टर आपको मेंशन किए गए हैं इस यूनिट में। ये आपकी यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट ऐसे 3rd है। सेकंड यूनिट मॉर्फोलॉजी की है, जिसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, उसे हम बाद में देखेंगे। मॉर्फोलॉजी की यूनिट उसे भी पैरेलल में चला के कर दूंगा। एक्चुअल में इस यूनिट को इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ चीज़ें स्टार्ट की जा सके, इसको लिंक किया जा सके। ठीक है, देखिए, यहाँ जो अब हम पढ़ने का जो तरीका यहाँ से अडॉप्ट करेंगे, उसमें एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि जैसे डाइवर्सिटी के यूनिट पे मैं पूरी तरीके से स्टिक रहा अकॉर्डिंग टू योर बुक हेडलाइन, अकॉर्डिंग टू योर बुक प्रेजेंटेशन, जैसे आपके बुक में था ठीक उसी तरीके से मैंने एक एक चैप्टर को फिनिश किया और सबका सीक्वेंस बना के रखा। यहाँ मैं सीक्वेंस से ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान दूंगा। अब जो हम देखेंगे इसमें हम कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मैं एक टॉपिक इसका स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है, जैसे इसमें ये वाली जो यूनिट है, ये वाला जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे और लास्ट वन हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट में इसमें से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस का मतलब हो गया ये 40 मार्क का है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे 90 क्वेश्चन है, अगर इसमें से 10 क्वेश्चन आपने नहीं किए तो जस्ट 80 क्वेश्चन हो गए और 4 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये देखिए 240 पे आप आ जाएंगे, सॉरी 320 पे आप आ जाएंगे अगर 10 क्वेश्चन गलत हो गया तो। ठीक है, तो इस 10 क्वेश्चन को इस तरीके से आप देखिए कि इसे सही करना है। और ये 10 क्वेश्चन सिर्फ इससे ही नहीं डिपेंड करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस 10 क्वेश्चन को पढ़ते वक्त जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे सेल और सेल के यूनिट में, जो तीनों चैप्टर में जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आगे के जितने चैप्टर हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इसकी हेल्प से आप जो है पूरा जेनेटिक्स
जो इस पे डिपेंडेंट होगा, फिजियोलॉजी के चैप्टर जो यहाँ से डिपेंडेंट होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 40-50 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कवर होता है, इसलिए इसको बहुत आप सीरियसली लेंगे। ये बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको अब स्टार्ट करता हूँ और इसको हम पढ़ना सीखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जो इसमें टॉपिक है, जैसे मैंने बोला कि सेकंड टॉपिक जो हम ले रहे हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम सेल को थोड़ा डिफाइन करते हैं। जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, तो जब आप सेल को डिफाइन करते हैं तो इसमें एक चीज़ दिखाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है इसमें साइटोप्लाज्म। ये मिनिमम चीज़ें हैं जो किसी भी सेल में होती हैं। एटलीस्ट ये 2 चीज़ें होती हैं तभी हम किसी स्ट्रक्चर को सेल बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंस इसका ये है कि साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन बाउंड हो और इसमें जो लाइफ एक्टिविटीज़ हों, इसमें जो है लिविंग कैरेक्टर जो है लाइफ एक्टिविटीज़ के फॉर्म में अगर शो हो रही हैं तो उस चीज़ को हम सेल बोलते हैं। सेल से मतलब लिविंग सेल। तो लिविंगनेस आती कहाँ से है? जो लिविंगनेस लाइफ एक्टिविटीज़ है वो साइटोप्लाज्म से आती है। बट साइटोप्लाज्म कभी नेकेड नहीं हो सकता है, यानी विदाउट सेल मेम्ब्रेन के नहीं हो सकता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें जब भी साइटोप्लाज्म होगा वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज होगा, वो मेम्ब्रेन के अंदर होगा। तो सेल की एक बेयर मिनिमम जो डेफिनीशन है, जो आप सेल को डिफाइन करते हैं, उसमें हम 2 चीज़ों को रखते हैं कि एक साइटोप्लाज्म जो लिविंग एक्टिविटी को शो कर रहा हो, इसे हमने पहले चैप्टर में देखा था कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिक रिएक्शन के फॉर्म में, और जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक सेल। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब जैसे आपने एक सेल को जान लिया, तो जब हम एक सेल को जान लेते हैं, जैसे आप जो है ना वेट कर रहे होंगे कि मैं वो क्यों नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, वो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, वो तो आपको पता होता है। आपने 9th-10th में भी जब सेल को पढ़ा होगा तो इसे रट्टा मार लिया होगा कि सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो सेल के फंक्शन है। अभी मैं जस्ट आपको सेल समझा रहा हूँ। एक बार जब हम सेल के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लेंगे तब हम उसे हम फाइनलिटी के लिए फिनिशिंग टच देने के लिए उसे पढ़ेंगे लास्ट में। अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए और इस पे आइए। पहले मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ। तो अब जब वो एक सेल हो जाती है ना, तो सेल के अंदर 2 तरीके का हम डिवीज़न कर देते हैं। एक हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, एक हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है उसमें इस प्रोकैरियोटिक सेल की बहुत डिटेलिंग नहीं है। इसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन है, कुछ एक चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जैसे बैक्टीरिया का सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस है। तो चैप्टर जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता वो यूकैरियोटिक सेल का देता है। तो यहाँ ये न्यूक्लियस भी हो गया, तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो अब जो आपकी स्टडी है उसमें देखिए, एक तो न्यूक्लियस की स्टडी है। ठीक है, एक है न्यूक्लियस और इसकी स्टडी। दूसरा इन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, जिसमें जैसे आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये सारे, इनको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। ऑर्गन नहीं बोलते हैं, ऑर्गेनेल बोलते हैं।
तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके सिलेबस में ये जो ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और ऑर्गेनेल हम ले लेते हैं। अगर ये प्लांट सेल होती तो यहाँ पे एक और ऑर्गेनेल होता जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो डिटेलिंग है, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो पहली चीज़ है सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना, जो सेल मेम्ब्रेन बाहर है, ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी करना। इसके बाद ये इंडिविजुअल जो ऑर्गेनेल हैं इनकी स्टडी नहीं करनी होती है, बल्कि उसकी जगह आपको एक चीज़ दिया गया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो इसको देखना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें दरअसल हम कुछ ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, और डिफरेंट वेसाइकिल, इनकी स्टडी करते हैं। तो सिलेबस का दूसरा पोर्शन ये है। ठीक है, जो तीसरा पोर्शन है जो सिलेबस में और आपको पढ़ना है, ये देखिए आप 9th 10th का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं जो अलग अलग ऑर्गेनेल को पढ़ रहे हैं, जो 2 सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल हैं उनको पढ़ना। सेमी ऑटोनॉमस, तो इसमें 2 होते हैं, एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट है, इनको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इनको आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो मेनली आपके सिलेबस में देखिए 1 2, ये तीसरा टॉपिक हो गया और ये है 4th वन। ठीक है, ये 4 टॉपिक है। इसके अलावा रेस्ट में कुछ और चीज़ें सेंट्रोसोम वगैरह है, थोड़ा बहुत वो आती हैं। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी, इन हेडिंग में पढ़ना है, इस हेडिंग में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें से क्या कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इस पूरे टॉपिक को ही मैं पढ़ाऊँगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि आपको ना इस टॉपिक को यहाँ से शुरू करूँगा, उल्टा न्यूक्लियस से। उसकी वजह है वो अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं न्यूक्लियस से। देखिए, जो सेल आप पढ़ रहे हैं, जब आप कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये इस तरीके से जो सेल है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक तो हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जब एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से आप न्यूक्लियस दिखाते हैं, ये साइटोप्लाज्म है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन कोड को आप समझिए। और जब एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं तो इस तरीके से कैप्सूल होता है और इसके अंदर इस तरीके से इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, या फिर प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये यूकैरियोटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। जब हम यूकैरियोटिक सेल को यहाँ प्रेजेंट करते हैं ना, तो इसमें जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या चीज़ें हैं, तो इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो चीज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ है, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है, इन दोनों को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं।
जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि वो चीज़ जो जीन को कैरी करता है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आप समझिए। जैसे कोई भी जो लिविंग है, कोई भी, जैसे ये एक सेल है या कोई भी एक लिविंग है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पेरेंट्स है, ठीक है, कुछ भी एक डॉग का पेरेंट है, तो ये जब रिप्रोडक्शन करता है, जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब इसके जो बच्चे होते हैं वो ऑफस्प्रिंग डॉग ही होते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि ये जो डॉग का कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो डॉग का कैरेक्टर है ये यहाँ उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है। इस बात को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा, इसको पहुंचाने का काम ही जेनेटिक मटेरियल करता है। अब इसको पहुंचाने का काम जो है ये जेनेटिक मटेरियल करता है। अब सवाल आता है जेनेटिक मटेरियल इसे कैसे पहुंचाते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल में जीन्स होते हैं। जीन सिंगुलर है, जीन्स प्लूरल है। जो जीन्स है ये एक्चुअल में कैरेक्टर को कैरी करते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ में कैरेक्टर ज़रूर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक बैक्टीरिया है उसमें बाइनरी फिशन होता है इस तरीके से, और एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ ये पेरेंट्स है और पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वही यहाँ ऑफस्प्रिंग बैक्टीरिया के भी होते हैं। जैसे इस बात कैसे समझिए कि अगर ये ई कोलाई है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है जिसके एक फीचर है, तो इसके बच्चे भी क्या होते हैं, ई कोलाई। तो ये ई कोलाई के बच्चे ई कोलाई क्यों हुए, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल इनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हुआ और जेनेटिक मटेरियल में जीन है, जीन कैरेक्टर को ले गया, इसलिए बच्चों के ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर उनके पेरेंट्स से मैच करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो आपको जानना था। ठीक है, अभी मैं यहाँ से थोड़ा रिटर्न हो रहा हूँ, कुछ चीज़ें और बतानी है, वहाँ चलेंगे। जैसे हम जो बात कर रहे थे कि सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होती है, तो उसमें हमने कहा कि अगर प्रोकैरियोटिक ये सेल है तो यहाँ पे कोई क्रोमैटिन फाइबर नहीं है, जबकि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है। क्रोमैटिन फाइबर जेनेटिक मटेरियल है जिसमें जीन है। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन फाइबर बना किस चीज़ का होता है, तो आपको याद रखना है क्रोमैटिन फाइबर में दो चीज़ होते हैं, इसमें डीएनए होते हैं प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को ही, जब इनकी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो एसोसिएशन होता है उसको हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये दो फॉर्म में हो सकता है। जैसे ये देखिए एक सेल है, सेल की आप दो तरीके डायग्राम देखे होंगे। देखिए ये दो सेल हैं, ये इनका न्यूक्लियस है। ठीक है, एक तो आपने इस तरीके से देखा होगा, तो हम बोलते हैं सेल के अंदर ये है इसका क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, ये सेल का है क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में, तो ये यूकैरियोटिक सेल है। और दूसरे में आप इस तरीके से दिखाते हैं, ये है क्रोमोजोम, ये है क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये क्रोमोजोम कहाँ से आ गया, ये दोनों सेल एक ही हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये क्रोमैटिन फाइबर ही क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है। ये क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंस स्टेज होता है, ये कंडेंसेशन के बाद बना है, कंडेंस होने के बाद बना है। और ये उसका स्कैटर्ड फॉर्म है, जब वो ऐसे बिखरा रहता है।
जैसे आप वो देखते हैं ना, स्वेटर बुनने के लिए ऊन हम यूज़ करते हैं, ऊल, ठीक है। तो उसमें पहले वो जो है ऐसे बिखरा रहता है जब मार्केट से लाते हैं, फिर उसे हम लपेट के छोटे छोटे बॉल बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, जब मार्केट में आप ऊल देखते हैं तो इस तरीके से डीकंडेंस होता है, स्कैटर्ड होता है, और जब वो इस तरीके से बटरफ्लाई जैसा दिखता है तो वो क्रोमोजोम हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये मिली कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन फाइबर होते हैं या फिर क्रोमोजोम होते हैं, बात एक ही है। ये दोनों दो अलग स्टेज है, मटेरियल सेम है, दोनों बना होता है किससे, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होना ज़रूरी बात है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के ये आया कि कोई भी जो यूकैरियोटिक सेल है ना, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डीएनए हिस्टोन से एसोसिएटेड होता है। और जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ही सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पे एक ही सर्कुलर डीएनए है, और इस डीएनए में हिस्टोन नहीं होता, विदाउट हिस्टोन। ये डीएनए इस तरीके से यहाँ कॉइल है, इसके साथ यहाँ पे कुछ प्रोटीन हो सकती हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन होंगी, ये जो अगर यहाँ प्रोटीन हैं भी एसोसिएटेड, तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, ये हिस्टोन नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, इसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप, ओल्ड फैशन, ये पुराने टाइप का न्यूक्लियस है। जो सेल इस टाइप के जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती हैं, उन सेल को ही हम बोलने लगते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में जेनेटिक मटेरियल इस यू का मतलब एडवांस टाइप, यू का मतलब ट्रू टाइप, एडवांस टाइप का होता है, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में होता है, उसे हम बोलने लगते हैं यूकैरियोट्स। तो जो आपने पुराना पढ़ रखा होगा ना, जैसे आप जो है पहले क्लासेज में कुछ ऐसे पढ़ रखे होते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। ये एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है एक्चुअल में। जो बेसिक आपके लेवल पे जब आप 10+2 में हैं तो आपको उस डिफिनीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ जो चीज़ मैंने समझाई आपको कि एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रिमिटिव टाइप, ओल्ड फैशन या पुराने टाइप का होता है, कम एडवांस होता है, डीएनए हिस्टोन से